नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का स्टेटस क्या है। जरा सा कहीं हमला होता है और ईरान तुरंत ऐलान कर देता है कि हम फिर से हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर रहे हैं। आईआरजीसी चेतावनी जारी कर देती है कि कोई भी शिप अगर यहाँ से गुजरने की कोशिश करेगा तो फिर सुरक्षा की गारंटी उसी के ऊपर होगी। यानी थ्रेट पर थ्रेट ये हो रही है ईरान की तरफ से। और इसके चलते भारत समेत, चूंकि हम भारत में बैठे हैं तो भारत की बात सबसे पहले करेंगे, तो भारत समेत दुनिया के बहुत सारे देशों में आपूर्ति भी डिस्टर्ब हुई है और तेलों के दाम तो बढ़े ही बढ़े हैं। वो केवल ईरान की वजह से नहीं, हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने की वजह से नहीं, बल्कि इस युद्ध की वजह से भी और कई दूसरे कारण भी हैं। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने रक्षा विशेषज्ञ, जियोपॉलिटिकल मामलों के जानकार, और आप उनसे बहुत अच्छे तरीके से परिचित हैं, कर्नल RSN सिंह साहब। सिंह साहब, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। सबसे पहले ये बता दूं आपको कि हम लोग सामरिक मामलों के विद्यार्थी हैं और जियोपॉलिटिक्स के विद्यार्थी हैं। ये कोई भी अगर कोई रक्षा विशेषज्ञ जिसने अपनी जिंदगी मतलब बाकी दूसरे मतलब फौजी कामों में लगाया, वो पर्याप्त नहीं है ये दुनिया के स्ट्रेटेजिक मैटर्स को समझने में और उसका विश्लेषण करने में। और बहुत सारे ऐसे प्राणी घूम रहे हैं वो आर बेसिकली फ्रॉड्स। ठीक है ना? सही है। ना उनको 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 ना तो कोई जियोपॉलिटिक्स का बैकग्राउंड है, ना कोई इतिहास का बैकग्राउंड है। आप अचानक आप पर सरस्वती भी जाग जाती है। ठीक है, इसलिए मैं आपके सामने आज जो विश्लेषण रखूंगा, आप खुद अपनी उसको अपनी विवेक की तराजू पर उसको तौलें। देखिए, सबसे पहले बात हो रही है कि होर्मुज की, क्या वो बंद है या खुला है? तो आईआरजीसी ने कहा कि होर्मुज बंद है और ट्रंप, वांस और सेंट्रल कमांड, जिसका कि यूएस सेंट्रल कमांड, जिसका कि हेडक्वार्टर्स बहरीन में है, वो कैटेगरिकली कह रहा है कि ये खुला हुआ है। सेंट्रल कमांड वो पूरे ऑपरेशन, वो ऑपरेशनल एरिया है, उसका ब्रेड एंड बटर है वो। और आईआरजीसी का कोई सैंक्टिटी नहीं। अगर बंद की घोषणा ही करनी है कि बंद है, तो वो घोषणा आईआरजीसी नहीं कर सकता। आईआरजीसी इज अ has been declared a terrorist organization by US and several countries. अगर ऐसी घोषणा किसी को करनी है, कोई ऑथराइज है, तो वो है आपका पेजेश्कियां, ईरान का प्रेसिडेंट पेजेश्कियां। ये कहां से ये बीच में आ गया? आईआरजीसी तो औपचारिक तरीके से वो ये पूरे जो सो कॉल्ड एमओयू या निगोशिएशंस, उसमें तो कहीं है ही नहीं। वो अंदर की बात कुछ और होगी, मैं वो नहीं जानता, बट उनका कोई हक ही नहीं बनता है, उनका कोई अथॉरिटी ही नहीं बनता है। तो एक बात तो साफ है कि जो कल हुआ है कि आईआरजीसी ने बोला है, मेरे अपने उससे मैंने पिछले 1-2 कार्यक्रम और भी चैनल्स पे किए हैं, उनका वहीदी मारा गया है। जिस दिन वो हमला हुआ था, वो महाशहर कॉम्प्लेक्स पे, उसी दिन वो मारा गया था।
तो एक चीज तो बिल्कुल साफ नजर आती है कि ये आपसी मतभेद जो है ये वहां के सिविलियन लीडरशिप में और आईआरजीसी में वो बिल्कुल साफ, जो मतभेद है वो साफ नजर आ रही है। जो क्लर्गी जो है वहां का, जो जो मुल्ले है वहां पे, जो रेजिम के को रेजिम की जो बनावट थी और जिसके मुताबिक उनको इस देश को चलाना था, वो तो उन्होंने कुछ नहीं बोला है। मुस्तफा खुमैनी ने तो कुछ नहीं बोला है। तो आईआरजीसी मुस्तफा खुमैनी को भी बाईपास कर गया, सिविलियन लीडरशिप को भी बाईपास कर गया और दुनिया भर को धमकी दे रहा है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की होर्मुज हमने बंद कर दिया। अब देखिए साहब कि ऐसा है कि हकीकत यह है कि होर्मुज का जो फ्रेमवर्क पिछले 40 सालों में आईआरजीसी ने बनाया था वो ध्वस्त हो चुका है। वो ये हुआ कैसे, ये शुरुआत कैसे हुई है होर्मुज वाली, ये जो फेज जो है इसकी? देखिए, यूएस का प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव था वो था न्यूक्लियर, उनके एनरिचमेंट प्रोग्राम को रोकना। उससे ध्यान हटाने के लिए इन्होंने एक प्रेशर पॉइंट, एक दूसरा प्रेशर पॉइंट क्रिएट किया, वो होर्मुज का, ताकि ग्लोबल जब ग्लोबल प्रेशर पड़ेगा अमेरिका में, तो वो जो एनरिच यूरेनियम को लेके या न्यूक्लियर मसले जो है उस पर जो फोकस होगा दुनिया का, वो फोकस जो है वो बिल्कुल ज्यादा रहेगा। तो इसलिए उन्होंने, जैसा कि कई मतलब उन्होंने इसी के लिए इसको बनाया, फ्रेमवर्क बनाया ही था, तो इसलिए उसको इन्होंने एक प्रेशर पॉइंट क्रिएट किया। होर्मुज से अमेरिका का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि अमेरिका का कोई तेल नहीं, वो एक बूंद भी तेल नहीं लेता है होर्मुज से। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जो उस रीजन में, मिडिल ईस्ट रीजन में, उसने जो पूरा जो आर्किटेक्चर क्रिएट किया है, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, जिसके तहत उसके बेसेस हैं वहां पे, कतर में है, यूएई में, सऊदी अरेबिया में है, और इजराइल में भी उसके जो बेसेस है, उनका जो आर्किटेक्चर है उसको थोड़ा सेटबैक जरूर लगा है। यूरोप को यहां से तेल जाता है, वो भी एक तरह का, वो भी एक, उसको मैं क्या बोलूं कि एक एसेट है। अगर आप पूरे दुनिया को अगर आप बांट ले नक्शे को, तो पूरा जो वेस्टर्न जो इलाका है, जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, उसमें वो नाटो को एक लेवर की तरह यूज करता है। अगर मिडिल ईस्ट में आ जाए तो उसका लेवर इजराइल है, अगर उससे आप इधर चले आए तो उसका लेवर पाकिस्तान है कुछ हद तक, अगर आप उससे वो चले जाएं और ईस्ट में तो जापान और साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया है, और इंडियन ओशन के लिए वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये आप देखें कि ये जो आर्किटेक्चर जो है वो आर्किटेक्चर जरूर अपसेट होता है, लेकिन अमेरिका के लिए ये कोई एग्जिस्टेंशियल थ्रेट नहीं है। और ये भी सोचने वाली बात है कि अगर होर्मुज को, मान लीजिए, पहले बात तो मैंने कहा कि ध्वस्त हो चुका है, उनका कोई अब उस तरह का कोई नियंत्रण नहीं है होर्मुज का। न्यूसेंस वैल्यू है, माइंस अभी भी हैं, और कुछ ऐसे जब धमकियां आती हैं तो थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट में रिपल जरूर होता है। लेकिन आपके दर्शकों को मैं एक बात बता दूं कि इसका सबसे बड़ी जो, इसका जो यार्डस्टिक है कि इसका क्या सचमुच में बंद है, खुला है, कितना खुला है, ये आपके क्रूड ऑयल प्राइसेस से आपको पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे जब भी होर्मुज में कोई हालात बदलते हैं तो उसका सबसे पहला असर कहां होता है, और सबसे पहला उसके बारे में किसको ज्ञान होता है? ऑब्वियसली जो गल्फ, जो पर्शियन गल्फ कंट्रीज है उनमें होता है, जैसे कि सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत,
तो उसका उसका असर साफ देखने को मिला है। तो ऐसा कोई भूचाल तो देखने को मिला नहीं है। कल जब इन्होंने अनाउंस किया तो 2% कम हुआ था। आज आज का मैंने जब पिछले 3-4 घंटे पहले देखा तो 1% इसके दाम बढ़े थे। तो ये दावे जो किए जा रहे हैं ये कुछ नहीं है। ये एक तरह का मतलब एक क्या करे वो कहे इसको आप, एक तरह का बड़बोलापन आप कह सकते हैं। और ये बड़बोलापन वो खरा नहीं उतर रहा है जो जमीनी हकीकत है उससे। तो जब मैंने कहा कि हाँ ग्लोबल इफेक्ट, मैं कहा कि होर्मुज को जब आप एक वेपनाइज करते हैं उसको लेवर बनाते हैं, उनको मालूम था कि उनको मालूम है कि 20% एनर्जी दुनिया की यहां से जाती है और 20% एनर्जी, 20% बहुत होता है मार्केट्स में स्केयर फैलाने के लिए, दुनिया में कमी पहुंचाने के लिए, उसको हथियार बनाने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं था चौधरी साहब कि इतने सालों से ये हथियार बना के बैठे हुए हैं और सेंट्रल कमांड वहां जो वो है वो सो रहा है या अमेरिका सो रहा था। आपको मैं बता दूं कि पिछले 3 सालों में पूरी यही जद्दोजहद चल रही थी, पूरा रिसर्च हो रहा था कि और तैयारी हो रही थी कि किस तरीके से ये जो फ्रेमवर्क जो बनाया है होर्मुज को लेके, किस तरह से जो पहाड़ काट के जो उन्होंने अपने वो कोस्टल बैटरीज लगाए हैं, एंटी शिप मिसाइल्स लगाए हैं, ड्रोन्स हैं, आइलैंड्स में जो उन्होंने अपने फास्ट अटैक बोट्स जो उनके लिए जगह बनाई है, कंसील्ड वो कंसील्ड स्ट्रक्चर्स, ये सारा का सारा इसको किस तरह से इसको डिफीट करना है, इस पर 3 साल से कड़ी मेहनत हो रही है। और जो उनका जो डॉक्ट्रिन था एसिमेट्रिक वॉरफेयर का डॉक्ट्रिन कि हम भैया आपको कन्वेंशनली हम उससे हम आप जीत नहीं सकते हैं, लेकिन हम आपको एसिमेट्रिक वॉर से हम मॉस्किटो फ्लीट्स यूज करेंगे। हमारा एक बोट जो है वो मान लीजिए वो मान लीजिए $1 लाख है तो आप उसके लिए $1 मिलियन का जहाज आप को तबाह कर सकते हैं। ये इस तरह का एसिमेट्रिक वॉरफेयर पर वो निर्भर थे। हम ड्रोन से हमला करेंगे, आप उसके जवाब में जो मिसाइल फायर करेंगे ड्रोन में वो $मिलियंस का होगा। ये उनका कैलकुलेशन था, लेकिन वो उसको पूरा उल्टा कर दिया और यूएसए ने और उसको ध्वस्त कर दिया। वो जो आर्किटेक्चर जो फ्रेमवर्क उन्होंने बनाया था उसको कैसे किया, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और खास करके जो लोग ये वॉरफेयर में रुचि रखते हैं तो उनको लिए भी ये खास करके लाभदायक होगा और उनको इसमें बहुत इसमें रुचि होगी उनमें। जी। देखिए क्या है कि मई 7 मई को इस साल ये जो 3 दशकों से तैयार किया हुआ ये एक पूरा आर्किटेक्चर एसिमेट्रिक वॉरफेयर का वो ध्वस्त हो गया 7 मई को। कैसे ध्वस्त हुआ, आपने तो पढ़ा होगा, सुना होगा कि अमेरिका ने ये घोषणा की उस दौरान कि हमारे 3 डिस्ट्रॉयर शिप्स को एस्कॉर्ट करेंगे जाकर हॉर्मुज में। तो सब कोई इसमें अचंभा थे, इतना बड़ा रिस्क कैसे लिया। ईरानियंस ने वार्न किया, आईआरजीसी ने धमकी दी कि अगर कुछ ऐसा हुआ तुम्हारे जहाजों को हम ध्वस्त कर देंगे। तो वो 3 डिस्ट्रॉयर्स थे, उनका नाम था यूएसएस मेजन, यूएसएस अर्ली बुरके
और यूएसएस ट्रक्टर, और ये तीनों जहाज बिल्कुल आईआरजीसी के नाक के नीचे से हॉर्मुज से गुजरने की ठानी। उस 21 माइल का जो फनल जो है, जिसको हम हॉर्मुज कहते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो नैरोएस्ट पॉइंट पर 21 माइल है, जिसके एक तरफ ओमान है और दूसरी तरफ ईरान, वहां से इन्होंने बिल्कुल के नाक के नीचे से गुजरने का उन्होंने फैसला किया। ये हर एक डिस्ट्रॉयर के पास कोई 90 मिसाइल्स थे, पावरफुल रडार्स था, और इतने सोफिस्टिकेटेड रडार्स जो कि एक फुटबॉल साइज ऑब्जेक्ट को भी सैकड़ों मील से ट्रैक कर सकता था। और कोई भी एयरफोर्स का वो मतलब मुकाबला कर सकता था। उधर आईआरजीसी ने वो भी पूरी तैयारी करके बैठे हुए थे, और जो अमेरिकन सैटेलाइट्स है उसने सब कुछ ये रिवील किया कि किस तरह फास्ट अटैक बोट्स को रिफ्यूल किया जा रहा है, मिसाइल्स को ट्रक में लादा जा रहा है, ड्रोन के जो टीम्स है उनको डिप्लॉय हुए थे। यानी कि एक इन 3 डिस्ट्रॉयर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक इलैबोरेट एम्बुश सेटअप किया गया था ईरान के द्वारा। अब होता क्या है साहब, देखिए, जैसे ही ये जहाज उधर से गुजरने लगे तो पहला वेव आया ये शाहिद ड्रोन्स का, 136 शाहिद ड्रोन्स, और उसके पीछे दूसरे वेव में 40 फास्ट अटैक बोट्स। ठीक है, और उधर से और डीप डेप्थ से कोस्टल बैटरीज के जो रडार्स जो है वो ऑन हो गए। ठीक है, अब जो यूएसएस मेसन था इसके ऊपर कोई 60 रडार थे, 60 से 65 रडार है। वो एक साथ आप समझिए कि रडार्स में 1100-1200 टारगेट्स दिखाई देने लगे। ये सारा कुछ जो दूसरा डिस्ट्रॉयर था आर्ले बुरके, उसने देखा कि भाई ये तो इस तरह से तो इनके कंप्यूटर्स क्रैश कर जाएंगे, रडार इतना नहीं हैंडल कर सकता है। तो जो यूएसएस आर्ले बुरके जो था उसने अपना रडार मेसन के साथ शेयर किया, और ताकि कंप्यूटर्स क्रैश न कर जाए। तो ये समझ लीजिए कि जिंदगी और मौत के बीच ये सब जब हो रहा था तो जिंदगी और मौत के बीच केवल 90 सेकंड का फासला था, ओनली 90 सेकंड्स। फिर मेजन और ट्रक्स्टन ने अपने मिसाइल्स फायर किए। ठीक है, और 162 सी स्पैरो मिसाइल्स फायर किए, रिम 162। तो ये मिसाइल्स जो थे, ये जो सी स्पैरोस, ये क्या करते थे कि ड्रोन्स के ऊपर गए, और ड्रोन्स जो स्वार्म ड्रोन्स जो थे, एक साथ जो इतने सारे ड्रोन्स आ रहे थे, बिल्कुल जैसे मधुमक्खी का ये आता है, उसके ऊपर जाके वो एक्सप्लोड कर किया। और जैसे ही एक्सप्लोड किया तो वो शार्पनल्स जो है उसके वो बरसने लगे एक तरह से इन ड्रोन्स के ऊपर, और उसके बाद जो ड्रोन्स थे वो मक्खियों की तरह गिरने लगे। साथ साथ इन डिस्ट्रॉयर्स ने क्या किया कि अपने जो 5 इंच गन्स जो थे उसका एक वॉल बना दिया, एक मेटल का
वॉल बनाया, जिससे जब फास्ट अटैक बोट उसको क्रॉस करने की कोशिश की तो पहला लाइन तो बिल्कुल ही गायब ही हो गया बोट्स का, ठीक है ना। ये सब जब हो रहा था तो आईआरजीसी के कमांडर्स अपने बंकर्स में सब कुछ देख रहे थे और उन्होंने ड्रोन्स को सिग्नल भेजा कि लो फ्लाई करने का आदेश दिया कि भाई 10 फीट पे आ जाओ, 10 फीट नीचे आ जाओ, बिल्कुल 10 मतलब समुद्र के की सतह से 10 फीट ऊपर, ताकि जो ड्रोन्स और सी क्लटर, जो सी का जो क्लटर होता है उसमें रडार को फर्क ना पता चले, ठीक है। अब ये हुआ, तो जब ये हो रहा था तो ये आईआरजीसी के ये जो अपने डिस्ट्रॉयर्स ने जो कंप्यूटर्स थे वो स्ट्रगल करने लगे और आईआरजीसी के जो ड्रोन्स थे वो फास्ट अटैक बोट्स को टारगेटिंग डाटा फीड करने लगे और अमेरिकन रडार के लॉक को उन्होंने तोड़ दिया। 5 मील दूरी से वो अभी एंटी शिप मिसाइल्स फायर करने ही वाले थे। 5 मील से एंटी शिप मिसाइल्स और 2 माइल से रॉकेट्स, और हालात उनका ये था कि जो नैरोएस्ट पार्ट है होर्मुज का वहां पर इनको पुश कर दो, ये तीनों डिस्ट्रॉयर्स को, और वहां पर तो इनकी फिर धज्जियां उड़ा देंगे, ठीक है। और उनको ऐसा लगा कि ये जो हमारा स्वॉर्म टैक्टिक्स जो है वो बिल्कुल सक्सेसफुल होगा। मेजन जो था 20 मिसाइल फायर कर चुका था, मैंने बोला कि हर एक के पास 90 मिसाइल्स थे। ट्रक्टन जो था वो 18 मिसाइल्स फायर कर चुका था। अर्ले बुरके का जो रडार था वो अपने पूरे पावर पे चल रहा था, वो ओवर हीट हो चुका था। अगर वो स्वार्म से, चौधरी साहब, वो स्वार्म में अगर एक भी ड्रोन या मिसाइल पेनिट्रेट कर जाता तो ये समझिए कि 300 सेलर के साथ वो डिस्ट्रॉयर जो है वो पानी, वाटरी ग्रेव में चला जाता। जी जी जी, लेकिन उसी समय कुछ हुआ सर, स्थिति ये हो गई थी। 100 मील दूर पर खड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन ने कुछ ऐसा भेजा जो सब कुछ बदल दिया। 60 सेकंड में सब कुछ बदल दिया। उसने 2 EAI 18G ग्राउलर उसने भेजे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए, ठीक है। वो जहाज आए और ये ऐसे ये ग्राउलर जो है EA-118G ग्राउलर, इनकी क्षमता ये है कि ये पहले फ्रीक्वेंसी को सुनता है और फिर उसको बदलकर दुश्मन के पास वापस भेज देता है। इसको डिजिटल रेडियो फ्रीक्वेंसी मेमोरी कहते हैं। फिर रडार ऑपरेटर को यही नहीं मालूम होता कि कौन रियल है, ठीक है। तो ग्राउलर ने सिग्नल्स कैप्चर किया उनके फ्रीक्वेंसी, और 500 फेक ड्रोन्स, 500 फेक मिसाइल्स, फेक शिप्स भेजकर उनके रडार स्क्रीन को बिल्कुल सैचुरेट कर दिया। अब जो बंदर अब्बास में जो कमांड बंकर में बैठा हुआ, वो तो उसको पता ही नहीं चला कि इसमें असली टारगेट क्या है, ठीक है। तो ऐसे ही हवा में ये फायर करने लगे सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है ना। जब भी ये मारते, अपना सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्च करते, ग्राउलर जो है उनका लोकेशन पता लगा लेता और फिर उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता। जब ये सब पूरा हुआ उसके बाद यूएस के 4 F-35 आए,
बॉम्ब गिराने लगे। और ये F-35 के जो रडार्स है वो हीट और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स और वीडियो को वो एक मैप और का मतलब एक सिंथेसिस बनाकर एक मैप प्रस्तुत करता है। और फिर हर शिप, हर एयरक्राफ्ट के बारे में इंस्टेंटली शेयर करता है। मेसन, बुर्के और ट्रक्सटन, ये जो 3 डिस्ट्रॉयर थे, इनको किसी पर्पस से भेजा गया था। ये अकेले अकेले नहीं लड़ रहे थे, ठीक है, एक ब्रेन की तरह लड़ रहे थे। ईरान पैनिक करने लगा और वो 3 शिप ने एक तरह से उन्होंने किलाबंदी कर दी थी। मेसन ने आपको जैसा बताया सी स्पैरोज फायर किया ड्रोन्स के ऊपर। ट्रक्सटन ने SM-6 मिसाइल्स, जो कोस्टल जो बैटरीज थे इनके लगे हुए, उसको इंगेज करने लगा, ठीक है। ईरानियन के जो रडार डोम्स थे वो एक्सप्लोड करने लगे। और अर्ले बुर्के जो था अपने गन्स को नॉन स्टॉप वो फायर करते रहे। 4:15 सुबह तक हमला खत्म हो चुका था। जो 3 अमेरिकन डिस्ट्रॉयर थे उनको एक खरोंच भी नहीं आई, एक सेलर भी नहीं उनका को नुकसान पहुंचा। और IRG का जो सौर स्ट्रेटेजी जो था, जो 20 साल 30 साल से बनाया हुआ था, वो 45 मिनट में ध्वस्त हो गया, ठीक है। उसके बाद से ये जो 3 डिस्ट्रॉयर, अब देखिए 3 डिस्ट्रॉयर के बारे में तो आपने पढ़ा होगा, जैसा मैंने कहा, सुना होगा, टेलीविजन में कवर किया गया। तो जाहिर सी बात है कि एक विश्लेषक के मन में एक ये जिज्ञासा होती कि इस आखिर ये 3 डिस्ट्रॉयर क्या करने आए, ये क्यों ये कह रहे हैं क्या ये फुल हार्डी हो रहे हैं कि हमको इससे होर्मुज से गुजरना है। तो अब आपके और आपके दर्शकों को ये बात समझ में आ गई होगी ये 3 डिस्ट्रॉयर क्यों भेजे थे। इनके भेजने का पीछे का मकसद था कि ये तो मालूम था कि इन्होंने जो पूरा जो उनका कोस्टल एरिया है और जो आइलैंड्स है, जैसे मैंने बताया, एक पूरा उन्होंने फॉर्मिडेबल एक वहां फ्रेमवर्क बना रखा था, बिल्कुल अंडरग्राउंड, ठीक है ना। अंदर अंदर मतलब कई टनल्स बनाए हुए थे। फास्ट अटैक, ये केशम आइलैंड में फास्ट अटैक बोट्स को हाइड करने के लिए उन्होंने जगह पूरी बनाई हुई थी। कहते हैं कि कोई उनके पास 1500 बोट। तो इस अटैक से ये हुआ कि जो नुकसान हुआ वो हुआ, ये पता चल गया कि जैसे ही आए रडार्स ने इनके सारे कुछ ये इनका जो सीक्रेट इंस्टॉलेशंस था, जो इन्होंने सारे जो कंसील कर रखे थे, जो अंडरग्राउंड नेटवर्क बना रखा था, वो सारा का सारा अनरेवल हो गया। और उसके बाद एक फिर हमला हुआ जिसमें तकरीबन मतलब एवरीथिंग वाज डिस्ट्रॉयड ऑब्लिक डिसेबल्ड। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनके पास कुछ नहीं बचा है। माइंस है, कुछ माइन स्टोरेज भी डिस्ट्रॉय हुए थे। और ये भी बता दूं आपके दर्शकों को कि एक ये आपके बंदर अब्बास से अगर आप इधर साउथ इधर ईस्ट की तरफ चले आए, 150 किलोमीटर में इनके 7 कोस्टल डिफेंसिव पोजीशन थे जिसमें हर तरह के हथियार थे। ये दूसरी वाली अटैक की मैं बात कर रहा हूं, उसमें इन्होंने ह्यूमन इंटेलिजेंस पहले से ही पेनिट्रेट कर रखा था ह्यूमन इंटेलिजेंस के द्वारा, और उसको हमले से 3 को तो बिल्कुल उड़ा दिया। वो रियल टाइम इनको डाटा दे रहे थे। तो अगर मेरा कहने का क्या मतलब है कि अगर इनका पेनिट्रेशन इतना हो सकता है इजराइल और यूएस का कि ऊपर से नीचे तक, सुप्रीम लीडर से लेके नीचे तक, अगर सबको
और न्यूक्लियर साइंटिस्ट को, अगर ये सब को टारगेट कर सकते हैं, वो तो ह्यूमन इंटेलिजेंस के बिना पॉसिबल है नहीं। तो ये आईआरजीसी का जो होर्मुज जो आर्किटेक्चर है वो कौन सी बड़ी बात है। और ये फिर दिखाता है कि ईरान में लोग किस मात्रा में बिकते हैं। ठीक है सर, लेकिन अभी क्या है सर कि होर्मुज तो खुल गया, पर तेल, अब लोग कहेंगे कि पर तेल के फ्लो में जो, अगर आपको उम्मीद कर रहा था कि बाढ़ नहीं आई, अभी तक नहीं आई, इसका कारण है कि शिपिंग कंपनी जो है वो अभी भी बहुत कॉशियस है। उन्हें जहाज और क्रू दोनों का ख्याल रखना है। लेकिन सर यही सवाल तो ईरान पर भी लागू होता है ना। क्या ईरान के जहाज जो 6-7 अभी तक निकले हैं, तो उन पर भी यही सवाल उठता है, उनके जहाज की सेफ्टी, उनके क्रू की सेफ्टी। क्योंकि अगर होर्मुज क्लोज कर दिया, मान लीजिए हाइपोथेटिकली, जो कि उनके पास कोई क्षमता ही नहीं है, और यूएस ने फिर ब्लॉकेड लगा दिया, तब क्या होगा? आपके दर्शकों को एक बार समझा दूं मैं, ये होर्मुज और ये क्या है। कि आपका घर है, उसका, आपके घर का दरवाजा है होर्मुज। ठीक है, मान लीजिए आपके दरवाजे के पास वो खुलता है, ये होर्मुज। लेकिन आप थोड़ी दूर पर आपका गेट है, आपका घर का गेट है, उस पर अमेरिका ने ताला लगा दिया। तो आप समझ जाइए कि फिर आपकी क्या स्थिति रहेगी। सही। ठीक है, तो देखिए, आपके दर्शकों को ये भी बता दूं कि होर्मुज के बिना यूएस का कोई आर्थिक नुकसान नहीं है, जैसा कि मैंने कहा। लेकिन मिडिल ईस्ट आर्किटेक्चर जो है उस पर एक थोड़ा सेटबैक जरूर होगा। लेकिन ईरान के लिए ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है अगर ब्लॉकेट कर दिया तो। और ब्लॉकेट लिफ्ट हुआ है, ब्लॉकेट डिसमेंटल नहीं हुआ। ब्लॉकेट लगाने के लिए कुछ नहीं, केवल अनाउंस ही करना है, कुछ कोई खास ये नहीं। क्योंकि एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है कि आपका लाइफलाइन तेल का एक्सपोर्ट है, वही बंद हो जाएगा, बंद हो ही गया था। कोई चीज आ नहीं रही है आपके पास, फॉरेन एक्सचेंज डिप्लीट हो रहा है, लोगों को तनख्वाह देने की पैसे नहीं है। तो आप समझ जाए कि किसको कितना फर्क पड़ता है। ठीक है ना। तो और ऐसा नहीं है कि बाकी लोगों ने होर्मुज को एक, इस पूरे इस युद्ध को का एक परिणाम ये हुआ है कि ये जितने वहां पे जो लिटोरल स्टेट्स हैं पर्शियन गल्फ के, वो सब के सब अपने पाइपलाइन को एक्सपैंड करने की उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी है। स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने के और उन्होंने उसकी भी प्लानिंग वो कर रहे हैं। सऊदी अरेमको के जो हेड हैं उन्होंने कहा कि वो विचार कर रहे हैं कि दुनिया भर में वो मतलब अपनी स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो क्रिएट करे सऊदी ऑयल के लिए। कुवैत जो है यूएई और सऊदी अरेबिया से पाइपलाइन की बात कर रहा है। थर्सडे को करीब 25 जहाज गुजरे हैं और शनिवार को 58 जहाज। जब सब कुछ नॉर्मल होता है था होर्मुज में, तो कोई 120-130 जहाज गुजरते थे। ठीक है, और जब स्ट्रेट खुला, जैसे ही खुला तो 5 मिलियन बैरल्स पर डे वहां से गुजरा, जबकि पूरे मई में 2.5 मिलियन बैरल्स गुजरा था।
9 मिलियन बैरल इस तरफ, 9 से 12 मिलियन बैरल इधर इधर से गुजरा है, जिसमें कि एक बहुत बड़ा चंक जो है वो सऊदी का जो पाइपलाइन है वो रेड सी तक उससे भी आया है। ठीक है, तो अभी क्या चल रहा है सर? अभी क्या हो रहा है होर्मुज के ऊपर में कि डीमाइनिंग का प्रोसेस ऑन है। जी। और जब जो ये डीमाइनिंग ऑपरेशंस जब हो रही है, तो यूएस का जो F-16 एयरक्राफ्ट है वो कॉम्बैट एयर पेट्रोल उसके ऊपर में, होर्मुज के ऊपर वो कॉम्बैट एयर पेट्रोल अपना जारी है उसका। कॉम्बैट एयर पेट्रोल ये होता है कि लगातार हवा में एक जहाज होता है, हवा में जहाज होते हैं जो कि टारगेट्स ऑफ, अगर कोई किसी ने अगर मिसचिफ करने की कोशिश की तो उसको वो तुरंत टेक ऑन कर लेगा। ठीक है, तो उसके संरक्षण में ये जो डीमाइनिंग प्रोसेस चल रहा है। जो सदर्न जो पाथवे है ओमान का वो बिल्कुल खुला हुआ है। कुछ अनमैन्ड डीमाइनिंग वेसल्स है, जैसे कि नाइफ एज, एंड्रॉल, कॉपर हेड, वो अपना अंडर वाटर वो अपना काम कर रहे हैं। MH-60 सी हॉक हेलीकॉप्टर्स जो है वो अपना लेजर से माइन डिटेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा इसमें इसमें वक्त लगेगा फुली रिस्टोर होने में। लेकिन ये अगर कोई कहता है कि होर्मुज मैंने बंद कर दिया, तो फिर से दोहराता हूं कि ना उसको कोई अथॉरिटी है, ना उसकी कोई सैंक्टिटी है, ना उनकी कोई क्षमता है। न्यूसेंस वैली जरूर है। ठीक है सर, लेकिन इसीलिए हाँ, अब आखिर में ये जरूर पूछना चाहूंगा, अमेरिका, बल्कि खुद डोनाल्ड ट्रंप का ही बयान आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि होर्मुज में अमेरिका टोल लगा सकता है। इससे मिडिल नहीं नहीं ईस्ट नहीं नहीं, वो नहीं, वो मजाक मजाक है, जेस्ट में कही है। उसने क्या कहा कि ये टोल फ्री नेविगेशन होगा, और अगर टोल की भी बात होगी तो हम जो ये इतने सारे सुविधाएं दे रहे हैं तो हम टोल लेंगे, दुनिया में और कोई नहीं लेगा। ठीक है, तो उसको उस जेस्ट में लेना चाहिए, और दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो यहाँ टोल ले सकती है, क्योंकि ये अनक्लॉस के खिलाफ है। मैं आपको बता दूं, ये चाहे अमेरिका हो चाहे अमेरिका का बाप हो, कोई कोई इसमें टोल नहीं नहीं। एक वो जेस्ट में उसने बोला है उसको ये करने के लिए, तुम क्या लोगे, तुम्हारे दादा हम हैं। ठीक है ना, वो बोलने का एक तरीका है। टोल क्या अगर यहाँ टोल लोगे तो फिर मलक्का में भी देना पड़ेगा, फिर सभी जगह ये होना, फिर जो मर्जी आएगा तो मलक्का स्ट्रेट को क्लोज कर देना, इसके बहुत अनक्लॉसी फिर पूरा ये हो जाएगा। आपका जितना ये है कि भाई आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ इतना है, आपका EEZ इतना है, आपका ये, तो ये सारा का सारा खत्म हो जाएगा। सो इट इज नॉट वन थिंग इज रिलेटेड टू अनदर। ठीक है, अब देखिए सर कि बुनियादी समस्या क्या है, ये आप समझ जाइए। बुनियादी समस्या क्या है कि ईरान जो है इस US और इजराइल को एक एंटिटी मानता है, और बात भी सही है। ईरान US और इजराइल को एक एंटिटी मानता है, और US जो है, या US और इजराइल ईरान और हिजबुल्लाह को एक एंटिटी मानता है। ठीक है, अब ये इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रहा। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको हिजबुल्लाह जो है वो उस फैक्टर को आपको उसको मैनिपुलेट करना होगा आपको। अब सवाल उठता है कि ये इक्वेशन कहां तक सही है। क्या हिजबुल्लाह को मतलब टेररिज्म और ये प्रॉक्सी वॉर करने की पूरी छूट होनी चाहिए? दूसरी चीज,
अगर ऐसा ही होगा कि यूएस को अगर चूज करने पड़े बिटवीन इजराइल एंड होर्मुज, सर हाइपोथेटिकल, तो ऑब्वियसली यूएस विल चूज इजराइल, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या यूएस होर्मुज के कारण इजराइल की इंटीग्रिटी और उसका एग्जिस्टेंस दांव पे लगा देगा? और ये बताइए, ये हिजबुल्लाह जो है ये क्यों नहीं कहता है कि भैया हम शांति चाहते हैं, हमने हथियार हम रखने को तैयार है, डालने को तैयार है, और अब से हम केवल एक पॉलिटिकल ग्रुपिंग रहेंगे। और ऐसा बात नहीं है, हिजबुल्लाह ने इलेक्शंस भी लड़े, हिजबुल्लाह एक पॉलिटिकल पार्टी भी है, इनके लोग पार्लियामेंट में बैठते हैं। तो ये क्यों नहीं कहते हैं कि हम जो है ये टेररिज्म और ये प्रॉक्सी वॉर हम खत्म करते हैं, अब हम हथियार, हम वायलेंस का सहारा नहीं लेंगे, हम टेररिज्म का सहारा नहीं लेंगे, और हम अपने आप को, जो हमारा जो मिलिट्री जो स्ट्रक्चर है उसको हम डिसमेंटल करने के लिए तैयार है। अब रही कि आप बताइए कि हिजबुल्लाह का मतलब इजराइल हिजबुल्लाह से कैसे बात कर सकता है? ईरान लेबनान से बात कर सकता है, सॉरी इजराइल लेबनान से बात कर सकता है, इजराइल हिजबुल्लाह से बात नहीं कर सकता है। मोदी साहब शहबाज शरीफ से बात कर सकते हैं, लश्कर तोयबा के साथ बात नहीं कर सकते। ठीक है, तो यही है कि अब और ये भी सवाल है कि अगर फिर अमेरिका ब्लॉकेट लगा देता है तो, और जैसा कि मैंने कहा कि IRGC हैज नो अथॉरिटी टू गो बैक एन MOU। ये वहां की जो पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो डिसाइड करेगी। और आखिरी में कुछ चीजें जो इंटरेस्टिंग चीजें हैं, अभी ट्रम्प साहब G7 में गए थे जी, तो वहां पर आपने देखा कि एक तो ये मेलोनी वाला जो इंसिडेंट हुआ कि ये भीख मांग रही थी फोटो खिंचाने के लिए, और फिर उसके बाद जो आपस में उनका आदान प्रदान हो रहा है वो ट्विटर के जरिए या इस तरह से एक्स के जरिए, तो ट्रम्प साहब का उनका गुस्सा ये है कि हम इनके लिए लड़ रहे हैं और ये हमको बेस भी देने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा था कि होर्मुज तुम भी करो यार, तुम्हारा तेल जाता है होर्मुज से, तुम भी तो आके वो करो। इन लोगों ने बेस वेस नहीं दिया था। और इसमें यूरोपियन कंट्रीज का मैं आपको बता दूं कि या तो आप बोलो कि मैं नेटो का हिस्सा नहीं, कोई बात नहीं कि हम नेटो को छोड़ते हैं, वो भी नहीं करेंगे क्योंकि उनको मालूम है कि अमेरिका के बिना उनका सिक्योरिटी पॉसिबल ही नहीं। और अगर नाटो का आप हिस्सा हो तो आपको कुछ तो योगदान देना पड़ेगा। आप रिफंड का तो नहीं खाते रहोगे। आप हथियार बेचो, आप रफाल बेचो, आप स्कॉर्पियन बेचो, आप दुनिया भर को हथियार बेचो, लेकिन जब अपनी सुरक्षा की बात करती है तो आप अफगानिस्तान में आप चार मिलिट्री पुलिस भेज देते हो, 6 उधर कुछ उधर भेज देते हो, कोई एक डॉग स्क्वाड भेज देता है। कोई ये नहीं है या बेस मत दो, वो मत दो, कुछ भी मत दो, नेटो से बाहर निकल जाओ। और पूरा जो बजट जो है वो बजट का बर्डन भी अमेरिका ये करे। तो इसीलिए ये जो इनके आपस में जो ये है, जो आपने देखा खींच तनाव, और वो जो डाइनिंग टेबल पे
जो डाइनिंग टेबल पे ट्रम्प ने बुला के वो जो एमओयू पे साइन किया ना, वो सर वो अल्टीमेट बेइज्जती थी ईरान की और ये यूरोपियन लीडर्स की। ऐसा कभी नहीं होता कि इधर इधर ला, वो कहा है कागज इधर ला, ऐसे करके आप उसका बॉडी लैंग्वेज देखो, ऐसे करके साइन करके जा यहाँ से, और मैक्रोन देख रहा है। अब है क्या कि जब सारा काम पूरा हो गया तो जितने ये G7 में यूरोपियन कंट्रीज थे, उन्होंने भाई आगे सुरक्षा का पेशकश किया, कहा कि माइंस हटाने में हम भी मदद करेंगे, योगदान देंगे। ठीक है, माइंस ही नहीं हटाएंगे, हम स्क्वाड मिशंस भी चलाएंगे। मैक्रोन ने मार्च में यह प्रस्ताव रखा था, उस समय भीषण युद्ध चल रहा था, ये कि वॉरशिप और इसको स्क्वाड करना चाहिए, ठीक है ना। तो G7 में ट्रंप ने कहा, उनको मदद की, उन्होंने पेशकश की। जो ट्रंप ने जवाब दिया कि आपके मदद की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट इज गोइंग टू ओपन, मतलब तुम्हारे बिना भी स्ट्रेट खुलेगा। ठीक है, तो फिर वो तंज करते हुए कहे कि लेकिन आई डोंट थिंक इट इज अ बैड आइडिया टू हैव अ शिप और टू वेयर अ फ्यू कंट्रीज फ्रॉम अ फ्यू कंट्रीज यू वुड बी अ ग्रेट कंट्री टू डू इट। उसने कहा कि मैं अपना जहाज दूंगा। बोला कि ठीक है, एक दो सी जहाज भेज दोगे तो अगर तुम महान देश बन जाओगे, उसने तंज करते हुए कहा। ठीक है ना। तो जब ये एमओयू साइन हो गया तो ये सारे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, जिसमें फ्रांस, यूके, जर्मनी, जर्मनी, ये सब यूरोपियन कंट्रीज, और ये जापान, इटली, कनाडा भी शामिल थे उसमें, उन्होंने कहा कि वी आर कमिटेड टू प्लेइंग आवर पार्ट टू अर्जेंटली ओपन द वाटरवे with unconditional and unrestricted freedom of navigation। जब उसने खोलने की घोषणा की तो उन्होंने कहा कि भैया हम लोग एकदम कमिटेड है कि अब अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होना चाहिए वहां पे। ठीक है ना, और इसमें जो भी योगदान होगा हम देंगे। तो इसका मतलब क्या है? फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को इंश्योर करने के लिए अगर ये सब मान लीजिए कुछ कुछ योगदान देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि एक मल्टीनेशनल फोर्स जो है वो होर्मुज में डिप्लॉय होगी। ठीक है, तो इसमें ऑपरेटिव वर्ड्स हैं अनकंडीशनल, अनरेस्ट्रिक्टेड एंड फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। अब अगर ये लोग अपना योगदान के बारे में इन्होंने अपना योगदान देने की बात कही है, तो फिर तो जिम्मेदारी पूरी ग्लोबल कम्युनिटी पर आ जाती है ना सर। और इसके बारे में जयशंकर साहब की भी कुछ रुपयों से बात हुई है। ठीक है ना, इसको लेकर। तो ये फ्रांस जो है अपना न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स डी गॉल पहले मेडिटेरेनियन में भेजा, फिर इधर हाल फिलहाल में स्विस को क्रॉस करके वो अरेबियन सी में आया। तो मैक्रोन ने कहा कि जो रीजन में हमारे जो शिप्स डिप्लॉयड है वो तत्काल सहायता कर सकते हैं, और कहा कि मेरे फाइटर एयरक्राफ्ट जो है वो भी ऑब्जर्वेशन मिशंस चला सकते हैं। ये सब उन्होंने उनको आश्वासन दिया, इच्छा जाहिर की। ठीक है, और इसका यही इम्प्लीकेशंस है कि अगर ये मल्टी जो इतने सारे जब कंट्री शामिल हो जाएंगे इस एफर्ट में, होर्मुज को मॉनिटरिंग और उसको खोलने के उसमें,
उसके फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इंश्योर करने में। तो ईरान के लिए तो एक और बहुत बड़ी मुश्किल वो पैदा हो जाती है। और पिछले महीने फ्रांस और ब्रिटेन ने 38 कंट्रीज के डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग बुलाई थी, ठीक है, जिसमें केवल यूरोपियन कंट्रीज ही नहीं थे, उसमें ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, जापान और ये बहरीन, कतर भी इसमें शामिल थे। तो ये देखिए अभी क्या आगे होगा कि ये हॉर्मुज़ जो है फाइनली एक वहां पे मॉनिटरिंग मैकेनिज्म होगा जिसका नेचर जो होगा वो मल्टीनेशनल होगा, ठीक है। और बाकी सब जो ईरान का आप सुन रहे हैं ये सब बड़बोलापन है, ये ब्लफ है। और आज भी आप देख लेंगे कि कितने शिप्स वहां से गुजरते हैं। बाकी डीमाइनिंग प्रोसेस ऑन है, जैसा कि मैंने बोला। ये तो जो मैंने कहा, जो रिसोर्सेज है डीमाइनिंग के लिए, वो सारे अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो अपना काम कर रहे हैं। जी जी जी, मैं अपनी सिंह बात साहब ही बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और इतना डिटेल जानकारी देने के लिए। मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को बहुत गहन जानकारी मिल गई होगी हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर के, जो पिछले दिनों हुआ है। लबोलवाब ये है कि हॉर्मुज स्ट्रेट ईरान के कब्जे से मुक्त हो चुका है। तो जो भी बयानबाजी IRGC की तरफ से हो रही है उसका कोई मतलब है नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब जुड़ने के लिए, इतना समय देने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। थैंक यू सो मच। लेकिन न्यूसेंस वैल्यू अभी भी है। जी जी, ऐसा नहीं है, न्यूसेंस वैल्यू है, माइंस है, कोई एक आध रोग वो जाके कोई फायर कर दे, वो सब हो सकता है, बट उनका जो फ्रेमवर्क जो है हॉर्मुज का वो बिल्कुल ध्वस्त। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार।